दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव क्या वाटरलू साबित होंगे? ये सवाल अब बड़ा गंभीर सवाल बनता जा रहा है। खासकर एक ऐसी परिस्थितियों में जहां आर्थिक मोर्चे पर और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को तमाम तरह की परेशानियों से दुश्वार होना पड़ रहा है। और इन परेशानियों के लिए हालात कम सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसी परिस्थिति में 5 राज्यों में जहां कम से कम एक राज्य में फिलहाल 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, क्या उस राज्य के भी अब बीजेपी के हाथ से निकलने के आसार पैदा हो गए? दरअसल इन 5 राज्यों पर नजर डालें तो मोटे तौर पर यहां केरल और तमिलनाडु ने भारतीय जनता पार्टी को कभी राजनीतिक तौर पर स्पेस दिया नहीं। पांडिचेरी में स्पेस ढूंढने की कोशिशें बहुत कामयाब हुई नहीं। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर की सामाजिक परिस्थितियां, बंगाल की डेमोग्राफी और स्थानीय स्तर पर ममता बनर्जी जितना कद्दावर नेतृत्व का अभाव भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावनाओं को जगा नहीं रहा। लेकिन एक राज्य तो बचा हुआ था जहां बीजेपी 10 सालों से सरकार चला रही थी, और वो राज्य है असम। लेकिन असम के अंदर की परिस्थितियां भी अब बहुत अनुकूल दिखाई नहीं दे रही। और इन्हीं सब वजहों से जिस विषय की चर्चा मैंने 3 दिन पहले की थी कि भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी के वोटों को खरीदने के लिए आचार संहिता के दरमियान ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहती है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ हो गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किरण रिजिजू जो सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से न्योता भेजा गया था कि विशेष चर्चा के लिए आइए। और तमाम तरह की बातें जो कही जा रही है उसके बाद अब साफ हो चला कि भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा दौर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आचार संहिता लगी है या क्या लगी है, बल्कि उन्हें वोटर्स को प्रभावित करने वाले तमाम ऐसे जुमले जनता के बीच डालने हैं जो डालने की वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर तो ज्ञानेश कुमार के आयोग का है, टीएन शेषन के आयोग का नहीं है। और ज्ञानेश कुमार का आयोग और उस आयोग के रहते हुए ज्ञानेश कुमार के साथ साथ उनके दो दो सहयोगियों के रहते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कंफर्ट जोन में दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके पीछे आम आदमी की बढ़ती हुई बेबसी, मध्य वर्ग की निराशा और इसके साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर के बीच फ्लक्चुएट होने वाले सोसाइटी के उस सेक्शन के बीच बढ़ रहा असंतोष है, जो सेक्शन एक दौर में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया करता था। लेकिन उस सेक्शन को आज मिला क्या? यूजीसी कानून के नाम पर समाज के अंदर भारी तनाव और विरोध। उस सेक्शन को आखिर मिला क्या? 5 किलो राशन वाली एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पूरा समाज दाता और पाता के नाम पर विभाजित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दाता और पाता के नाम पर विभाजित हो रहे समाज के बीच खुद को दाता की भूमिका में देखने वाला नेता चाय बगान में मजदूरों के बीच में जाकर वहां पर एक पॉलिटिकल टूरिज्म करता हुआ नजर आए, चुनाव के दरमियान एक पॉलिटिकल टूरिज्म करता हुआ नजर आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने पतले हैं। शुरुआत कहां से करें? असम से ही करते हैं। असम की स्थिति को यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावी सफलता मिली थी उसमें कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और राज्य के अंदर भीतरी बनाम बाहरी का जो मुद्दा था उस मुद्दे से कांग्रेस का न निपट पाना और इसके साथ साथ तरुण गोगोई की 15 साल की सत्ता के खिलाफ एक एंटी इंकम्बेंसी का होना एक बड़ा कारण था। उस उसके बाद की परिस्थितियों में 5 साल सर्बानंद सोनोवाल ने काटे, तो 5 साल हिमंता बिस्व शर्मा ने काटे। लेकिन इन 10 सालों के दरमियान भी असम के अंदर मूलभूत परिवर्तन जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो जनता को वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी बात वहां के पॉलिटिकल कमेंटेटर कह रहे हैं। अब असम की जो स्थिति है उसको 2-3 और नजरिए से देख सकते हैं। एक, असम के अंदर अलग अलग सामाजिक समूहों का, सामाजिक तबकों का मौजूद होना। दूसरा, बांग्लादेश से लगे हुए सीमावर्ती जिलों के का एक अलग राजनीतिक मिजाज होना। तीसरा, देश के अंदर के प्रवासी यानी दूसरे राज्यों से आए हुए वोटर्स की एक दमदार उपस्थिति का होना, और उस दमदार उपस्थिति का इतनी मजबूती के साथ भाजपा के पक्ष में खड़े हो जाना। मसलन बिहार यूपी से जो लोग असम गए हैं उनका, या फिर राजस्थान से जो गए हैं,
इतनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हो जाना, जिसके बाद असम के मूल निवासियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से दूरी बनने के जो हालात बन रहे हैं, उस हालात में बीजेपी अपने आप को एक तरफ 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं दिखा पा रही, दूसरा हिमंता बिस्व शर्मा का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेता हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर भाजपा और संघ के पुराने कार्यकर्ताओं के भीतर जो असंतोष की स्थिति है, वो भी इस चुनाव में बीजेपी को कोई मदद पहुंचाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चुनाव सिर्फ यहीं तक नहीं है। बात यदि कांग्रेस पार्टी की करें तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे कांग्रेस की कमान रणनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। और जब प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के बाद, जहां उस उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कुछ करने के लिए था नहीं, ना तो जनाधार था, ना नैरेटिव था, ना चेहरा था और ना ही समीकरण था, कुछ भी बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। उस चुनाव के बाद पहली बार प्रियंका गांधी ने किसी राज्य की कमान संभाली है। और जब प्रियंका गांधी ने उस चुनाव के बाद किसी राज्य की कमान संभाली है, तो स्वाभाविक है कि फोकस असम है। फोकस यदि असम है तो हिमंता बिस्व शर्मा या मोदी शाह की जोड़ी के लिए सियासत को गुजरात लॉबी या गुजरात मॉडल के नजरिए से देखने की बात बहुत हद तक कामयाब नहीं होनी। गुजरात लॉबी या गुजरात मॉडल वाली राजनीति गुजरात, मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में कामयाबी के साथ चल सकती है, लेकिन उन राज्यों में जहां सामाजिक स्तरीकरण बहुत ज्यादा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का दायरा बहुत विस्तृत है, डेमोग्राफी बहुत ही डाइवर्सिफाइड यानी विविधता से भरी हुई है, उस तरह के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लंबे समय तक चुनावी सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बिहार में बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो परिस्थितियां हैं, वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की परिस्थितियां आगे कुआं और पीछे खाई या फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रही है। अब असम के अंदर की इन परिस्थितियों को एक तरफ रखें और राज्य की 126 सदस्यों की विधानसभा में जो 64 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, उस पर कुछ दिनों पहले के एक ओपिनियन पोल पर यदि नजर डालें तो साफ साफ दिखाई देता है कि वहां 70 से 75 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 पर संतोष करना पड़ सकता है। आखिर ये हालात बने क्यों? हालात दरअसल इसलिए बने क्योंकि बीजेपी के लिए असम में बहुत बड़े बहुमत जैसी स्थिति कभी बनी नहीं। बहुत बड़े बहुमत जैसी स्थिति बनी नहीं, लेकिन सत्ता का मिजाज बहुत बड़े बहुमत को वाली सरकार को चलाने जैसा रहा। दूसरा, चुनावी हिंदुत्व के लिए वो स्पेस नहीं मिला, और जब चुनावी हिंदुत्व के लिए वो स्पेस नहीं मिला और हिमंता बिस्व शर्मा वहां चुनावी हिंदुत्व का रथ दौड़ाने की कोशिश करते रहे, इसी दरमियान आम आदमी की माली हालत और इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्का जो रुका हुआ दिखाई दिया, उसके बाद तो ये तय हो चला था कि चाहे असम हो या कोई दूसरा राज्य जो कम से कम सेल्फ सस्टेनेबल कुछ मामलों में माना जाता है, उन राज्यों के वोटर्स के बीच सिर्फ ध्रुवीकरण की चाशनी के साथ कोई चाय नहीं बनाई जा सकती, कोई शरबत नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद तो वहां चुनावी जलेबी छानने के लिए बहुत कुछ दूसरे प्रयास भी करने जरूरी होते हैं, और उन दूसरे प्रयासों में घुसपैठिए का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। 10 साल पहले भी घुसपैठ मुद्दा था। 13 साल पहले 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस दौर में भी घुसपैठ मुद्दा था, और 13 साल बाद आज भी घुसपैठ मुद्दा है। तो इस जनता को भी समझ में आने लगा कि ये घुसपैठ नहीं, दरअसल घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश है। अब जरा इसके बगल के राज्य बंगाल को देखें, तो बंगाल भले ही एक राज्य के अंदर कई बंगाल समेटे हुए हैं, लेकिन बंगाल की एक पैन बांग्ला आइडेंटिटी है। अब उस आइडेंटिटी को चाहे हेमा मालिनी जैसी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस से नेता बनी बीजेपी की सांसद अगर ये कहते हुए नजर आए कि बंगाल के हालात खराब है, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये बयान राजनीतिक है, और राजनीतिक बयानों के आईने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी का नहीं पहुंचना, खुद राष्ट्रपति के द्वारा इस व्यथा को दूसरे तरीके से व्यक्त करना साफ जाहिर करता था कि बंगाल के अंदर की सियासत को कई तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप सबने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति
बिहार में थी और एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे थे, बिहार के डिप्टी सीएम भी नहीं पहुंचे थे सम्राट चौधरी, ना तो नीतीश कुमार पहुंचे थे, नहीं सम्राट चौधरी पहुंचे थे। कोई मुद्दा राष्ट्रपति की तरफ से नहीं बनाया गया, किसी की तरफ से नहीं बनाया गया। तो पश्चिम बंगाल की जनता है, सियासत जितना देश समझता है उससे पहले बंगाल समझता है। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश कल सोचता है, लेकिन बंगाल मौजूदा दौर में सियासत के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक तरफ पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की कोशिश, दूसरी तरफ समीकरणों को साधने के लिए कभी मतुआ की बात, तो कभी आदिवासी की बात, तो कभी गोरखालैंड की बात, तो कभी घुसपैठ की बात, तो कभी डेमोग्राफिक चेंजेज की बात, तो इन सब के बीच वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात और मामले के सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात। तमाम बातों को करने के बावजूद, एडजुडिकेशन के नाम पर 30-32 लाख से ज्यादा वोटर्स को अब भी रखे जाने के बावजूद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रही कि पिछली बार की अपनी 1/4 के करीब जो विधानसभा सीटें उसने जीती थी, उन सीटों की संख्या को भी वो बरकरार रख पाए। कोई भी इलाका ले लीजिए, चाहे ग्रेटर कलकत्ता का इलाका हो, चाहे वो जंगल महल का इलाका हो, चाहे वो मालदा मुर्शिदाबाद का इलाका हो, चाहे वो गोरखालैंड का इलाका हो, जिसे गोरखालैंड का एरिया दार्जिलिंग वाले इलाके को कहते हैं, जो अलग स्टेटहुड मांग रहे हैं, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का इलाका। इन तमाम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी, एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही हो, हर जगह बैकफुट पर दिख रही है। बिल्कुल वैसे ही चाहे सिलचर की बात करें, चाहे बारपेटा की बात करें, या डिब्रूगढ़ इलाके की बात करें, या गुवाहाटी की बात करें, असम में भारतीय जनता पार्टी गुवाहाटी शहर और डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो इस बार चुनावी रूप से बहुत ही मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है। तो इन दो राज्यों में जब बीजेपी के लिए चुनावी संभावनाओं का द्वार खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, उल्टा असम की संभावना का द्वार बंद होता हुआ नजर आ रहा है, तो जरा कल्पना कीजिए कि इंडिया अलायंस एक ऐसे दौर में निर्णायक कोशिश करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। दिल्ली में राघव चड्ढा का प्रकरण आपने देख लिया, आम आदमी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। ममता बनर्जी के राज्य में जिस प्रकार से, जिस लचर तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए फ्री हैंड देने की पर्दे के पीछे की इंडिया अलायंस वाली यानी राष्ट्रीय राजनीति की कोई डील तो काम नहीं कर रही है। और रही बात केरल की, तो केरल में एलडीएफ बनाम यूडीएफ होना ही था, वहां तो बीजेपी को स्पेस ही देने का मामला नहीं है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर स्पेस देने की बात तो छोड़िए, तमिलनाडु के अंदर अब तक अन्ना मलाई जो बीजेपी के चेहरे रहे हैं वहां, उनका टिकट तक अनाउंस नहीं किया जाना इस बात का परिचायक है कि बीजेपी को वहां खाता खुलने की उम्मीद शायद दिखाई नहीं दे रही। और रही बात पौंडीचेरी या पुदुचेरी की, नया नाम पुदुचेरी है, उस राज्य की स्थिति को देखें तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी किरण बेदी को एलजी बनाकर, उपराज्यपाल बनाकर राज्य के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुई। आज की तारीख में एआईएडीएमके के एक धड़े के साथ जो गठबंधन तमिलनाडु में है, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट, राजनीतिक प्रभाव पौंडीचेरी में दिखाने की जो कोशिशें हो रही है, उन कोशिशों के सहारे जीतने की कवायद दूर दूर तक जान नहीं पड़ती। 4 मई के बाद की परिस्थितियां क्या होगी, हालात अभी बहुत कुछ बदलने हैं। चुनाव में रात भर में परिस्थितियां बदलती है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुना ले जाए एक आध राज्य, खास करके असम जैसा राज्य, लेकिन वो हालात भी अब कम पड़ते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और उस हालात में जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती रही है, उस तरह की राजनीति में दिल्ली की सियासत अब बीजेपी के लिए कितनी दुरूह होनी है, वो बड़ा सवाल है। दिल्ली के नंबर गेम में बीजेपी 240 से 1 सीट बढ़ाने की स्थिति में भी नहीं थी, आज तक 240 से 41 नहीं हो पाई। सहयोगी दलों की स्थिति यह है कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में साफ है कि वो मौके के इंतजार में है, और नीतीश कुमार को जिस प्रकार से सत्ता से दूरी उनकी बनाई जा रही है, तो नीतीश कुमार के पहले जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ सत्ता में दूरी बनी, ये दोनों की पार्टियां जिनके 19 सांसद हैं दिल्ली में, वो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के साथ ये संख्या 35 पहुंचती है। उसके बाद 4 मई के बाद की परिस्थितियां जिस दिशा में भी जाए, इतना तो तय है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को आचार संहिता के बीच में लाने की कोशिश दरअसल ये निराशा का एक परिचायक है
किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा वाली मानसिकता आखिर अगर बीजेपी की बनी है तो कुछ तो कारण है। 10,000 वाली स्कीम जैसी एक 9,000 रुपए की स्कीम असम में अनाउंस की जा चुकी है, लेकिन वो स्कीम बहुत ज्यादा प्रभावी दिखाई नहीं दे रही। वहां जो प्रभावी दिख रहा है, कम से कम आज इतना कहा जा सकता है कि जनता बदलाव के बारे में सोच रही है। डेमोक्रेसी में बदलाव सबसे बड़ी खूबसूरती माना जाता है, लेकिन उस बदलाव के पीछे क्या जनता हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार से नाराज है, या मोदी शाह की सरकार से नाराज है, या भारतीय जनता पार्टी की सेंटर और स्टेट की जो डबल इंजन सरकार कहते हैं, वो डबल इंजन वाली डबल एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ रही है? संभवतः ये तीनों परिस्थितियां बीजेपी पर भारी पड़ रही है। और जब तीनों परिस्थितियां बीजेपी पर भारी पड़ रही है तो 5-0 से व्हाइट वॉश की स्थिति तो नहीं बन रही। जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं, एसएज की सीरीज अब भी 5 टेस्ट मैचों की ही होती है और कई बार देखा गया है कि एसएज में 5-0 से व्हाइट वॉश होता है। तो क्या बीजेपी का इस बार 5-0 से व्हाइट वॉश की स्थिति बन रही है? देखते हैं क्या होता है। लेकिन हालात नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर आर्थिक मोर्चे तक और वहां से लेकर चुनावी मोर्चे तक कहीं भी बहुत अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।